सो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक तरीके का एयर बॉर्न डिजीज़ है, क्योंकि वो हमारे एयर से बॉर्न आउट हो रहा है और वो ट्रांसमिट होता है हर एक पर्सन में, वो ट्रांसमिट हम कर सकते हैं। जो भी अगर कंटेजियस जो पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी आ रहा है तो उसको होने का, इन्फेक्शन होने के चांसेस या ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्टेन ड्रॉपलेट्स जो है वो आपको भी टीबी करवा सकते हैं, जो पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं है उसको भी। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है एक तरीके का हमारा ट्यूबरक्लोसिस एक तरीके का क्या है, आपको इन सेंस बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस क्या एक तरीके का ये एयर बॉर्न डिजीज़ है। ये एयर बॉर्न हुआ है डिजीज़, ठीक है। ये किससे कॉज हो रहा है भाई? तो किससे कॉज हो रहा है इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है, किस बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है। बिकॉज हम जब भी बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अप्रोच की, तो हम हमेशा उस चीज़ को देखते हैं कि किस स्पेसीज़ के कारण ये डिजीज़ आई है या किस बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज़ आई है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इसका मेन ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये टीबी लोगों को हो रहा है, ठीक है ना। टीबी दैट अफेक्ट द यूजली अफेक्ट द लंग्स, ज़्यादातर क्या करता है, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्टली हम कोई चीज़ को इनहेल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीजेंस और कोई भी चीज़, उसमें अगर माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, तो वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि लीडिंग टू हमारा क्या हो रहा है, कफिंग होगी। सिंपल सी बात है कि लंग्स पे जब आपका कोई भी एंटीजन आ रहा है तो उसके कारण आपके जो भी लोकल हार्मोन्स है, जैसे कि आप हिस्टामिन ले लो, आप इंटरल्यूकिन अल्फा ले लो, या आप टीएनएफ ले लो, तो ये सारे जितने पैफ ले लो, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स ले लो, और ल्यूकोट्राइन्स ले लो, तो ये सारे आपके लंग्स जो है, लंग्स में जो है वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रही है, कफिंग होगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन की कंडीशन बढ़ेगी, क्योंकि एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर गया है। एंड इट लीड टू फीवर। सिंपल सी बात है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी की जब रिएक्शंस होगी तो इट लीड टू क्या, तो इन्फ्लामेशन, एंड इन्फ्लामेशन इज कॉज विच लीड टू इंडिकेशन इज द फीवर, and there is a chest pain because it's occurring in the part of chest area. Now the second point is that the mysterious disease कहाँ से originate हुआ, या the mysterious disease है एक तरीके का latinely originated namely describe the rod shape bacillus, एक तरीके का ये rod shape का bacillus है, ठीक है, एक rod shape का bacillus है, which understood एज ए जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट के द्वारा अंडरस्टूड किया गया, रॉबर्ट कॉच के द्वारा अनाउंस किया गया कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी इन 1882 में, ठीक है, इसमें हमें अनाउंस किया गया ना। टीबी जो है एक तरीके का सेकंड मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन्फेक्शियस डिजीज आफ्टर HIV एड्स। HIV एड्स क्या, सबसे ज़्यादा टीबी के ही कारण लोग मारे जा रहे हैं। टीबी जो है स्प्रेड क्यों हो रहा है, फ्रॉम अ पर्सन थ्रू द एयर के थ्रू वो स्प्रेड हो रहा है। व्हेन अ पीपल विथ लंग, मान लो जिसका लंग में टीबी इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव फॉर्म में है, वो अगर या तो स्नीज कर रहा है या तो स्प्लिट कर रहा है, तो दे प्रोपेल द टीबी जम्प्स इनटू द एयर। अब ये क्या कर रहा है, जब स्नीज या स्प्लिट कर रहा है तो वो जो स्नीजिंग के कारण कुछ जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जम्स हैं वो बाहर आ गए हैं, इन द एयर में आ गए हैं, और वो एक तरीके का बहुत ही मिन्यूट एरोसोल रहता है। सो जब भी कोई पार्टिकल की साइज बहुत छोटी रहती है तो उसको जो है नीचे तक जाना, इट विल टेक अ मच मोर टाइम। सो इट दैट मीन इट इज़ एयर बॉर्न, हम इसी को कहते हैं कि ये ज़्यादा देर तक एयर बॉर्न है। नाउ ए पर्सन नीड टू इनहेल ओनली फ्यू, जो पर्सन उसके बगल में है जो कि नॉन इन्फेक्टेड है, उसे सिर्फ फ्यू ऑफ दिस जर्म चाहिए टू बिकम इन्फेक्टेड इन दैट केस। नाउ अबाउट 1/3 the one of the data which is come by the WHO, which is about the TB tuberculosis, is that about 1/3 quarter of the world population has a TB infections, मतलब 100 करोड़ में से 25 करोड़ TB infections हैं, which means people have been infected by TB bacteria but are not yet ill with the disease and cannot transmit it. It is
और सिम्टोमेटिक कंडीशंस में ज़्यादा लोग हैं, इसलिए वो एक तरीके से उतनी कंटेजियस नहीं है, उतनी इन्फेक्शियस नहीं है ना। वी जस्ट कम अक्रॉस द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे हमें देखना है, ठीक है। तो जहाँ तक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात है, तो ये क्या है, एक तरीके का हमारा ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, और ये एक तरीके का ऑब्लिगेट एरोब है। ऑब्लिगेट एरोब मतलब ऑक्सीजन इसको चाहिए तभी ये ग्रो कर पाएगा। नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर फॉर्मेशन ये नहीं करता है। नॉन मोटाइल रॉड है, मीजोफिल है, 0.2 to 0.68 के करीब इसकी साइज है। स्लो जनरेशन है, 15 to 20 आवर्स लेता है जनरेशन में। लिपिड रिच सेल वॉल है, मायोकॉलिक एसिड, और ये मायोकॉलिक एसिड ही मेन जड़ है इसकी। अगर हम बैक्टीरियल्स की ये जो माइक्रोबैक्टीरिया है उसके अंदर ये जो मायोकॉलिक एसिड है वही मेन इम्पॉर्टेंट जड़ है इसकी प्रोटेक्शन की। सो वेन एवर वी गिव कोई भी ड्रग हम जब देते हैं, आइसोनियाजिड हो, रिफाम्पिसिन हो, इथेम्बुटॉल हो, या पाराजिनामाइड हो, या स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, तो हम मेन फोकस हमारा रहता है इस सेल वॉल को रैप्चर करने का। बिकॉज सेल वॉल को रैप्चर कर देंगे तो बैक्टीरिया ऑलरेडी डेड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। सो वी ऑलवेज फोकस ऑन द बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट मोर ऑफ्टन, but it might be that if you give a single drug it might lead to a bacteriostatic effect. So in that case, in a TB, you also know that we always give a combination of drug therapy regarding that condition. Now when we come across the types of tuberculosis, the first type is the pulmonary tuberculosis. What is a pulmonary tuberculosis? Pulmonary means the lungs part. So the most common symptoms in a tuberculosis of the lungs is the fever. जब भी आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो रही है तो एक चीज़ क्लियर रखो कि आपको फीवर आएगा। फीवर कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई ग्रेड का फीवर है, जैसे टाइफाइड के केसेस में क्या होता है हाई ग्रेड का फीवर आता है, यहाँ ज़रूरी नहीं है हाई ग्रेड का फीवर है, हो सकता है कि लो ग्रेड का भी फीवर है अप्रॉक्स 100 फ़ारेनहाइट के करीब का। और दे मे फील एक्सक्लूसिवली टायर्ड एंड मे लूजिंग वेट। हो सकता है कि जिस पर्सन को ये हुआ है, जिस पर्सन को ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन दिख रही है, वो क्या होगा, फैटिकनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, प्लस धीरे धीरे जो है वेट जो है उस पर्सन का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दोज हु हैव एडवांस्ड लंग ट्यूबरक्लोसिस, जिसके पास लंग ट्यूबरक्लोसिस एडवांस फॉर्म में है, हो सकता है कि उसे जो है कफ की प्रॉब्लम बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो, ठीक है। कफ की प्रॉब्लम तो होगी ही, प्लस एक और प्रॉब्लम होगी, उसको कहते हैं कॉपियस अमाउंट ऑफ फेल्जियम, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में फेल्जियम का भी बाहर जाना। और फेल्जियम कैन बी अ ब्लड स्टेन एंड थिक, फेल्जियम के अंदर हमारा ब्लड और स्टेन जो है वो भी थिक जो है वो भी निकल जाता है। सो इसलिए हम लोग सुनते हैं कि कभी कभी वोमिटिंग होती है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को, तो क्या निकलता है, ब्लड भी निकलता है, खून की उल्टी होती है, तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ना। when we just come across the pleural tuberculosis, pleural tuberculosis का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि if tuberculosis affect the lining of the lung, जो लाइनिंग है लंग्स की, जो इन द सेंस समझिए कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, हाँ इसे थोड़ा सा ठीक करने दीजिए मेरे को, ठीक है। अब ये लाइनिंग ऑफ लंग्स पे अगर इफेक्ट हो रहा है, इस लाइनिंग ऑफ लंग्स पे ये इफेक्ट हो रहा है, if the tuberculosis affect the lining of the lung, that is the pleura, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं pleura. So there can be ना accumulation of fluid in between the two layers of the structure, इसके बीच में दो स्ट्रक्चर रहेंगे, उसके बीच में accumulation हो रहा है किसका, फ्लूइड का। This is called as a pleural effusion, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं pleural effusion. सो लार्ज प्लूरल इफ्यूजन कैन बी सीन इन ट्यूबरक्लोसिस, हमेशा जो है प्लूरल इफ्यूजन जो है ज़्यादा दिखता है ट्यूबरक्लोसिस के केस में। एंड समटाइम दे कैन बी सो लार्ज दैट दे कैन कॉम्प्रेस द अंडरलाइंग लंग। अब ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा तो हो सकता है कि वो ये प्रेशर यहाँ से लग रहा है उसके कारण क्या होगा, लंग कंप्रेस हो जाएगा, और जब लंग कंप्रेस हो जाएगा तो उसके कारण क्या चेंजेस होंगी वो देखते हैं हम लोग। दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लंग टू एक्सपेंड एंड व्हेन अ डीप ब्रेथ इज टेकन। सिंपल सी बात है कि अब जब हम ये कंप्रेस ज़्यादा कर रहे हैं, इस पार्ट को हम कंप्रेस ज़्यादा कर रहे हैं, तो
प्रोपोर्शनेट जो होता है कि एबनॉमिनल कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स हुआ फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, तो उस तरीके से हमारा लंग्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होता है हल्का हल्का, वो चीज़ हम सही से नहीं हो पाएगी। और ये इसके कारण क्या है, जिसमें कि डिफिकल्ट फॉर द लंग टू एक्सपेंड व्हेन अ डीप ब्रेथ, अगर डीप ब्रेथ ले रहे हैं तो वो लंग्स पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, और इसके कारण क्या हो सकता है कि वो पर्सन को ब्रेथ थिकनेस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाए। और ये सबसे बड़ा एक सिम्टम्स है इस केस में, जब भी आपको क्या हो रही है, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस हो रही है। ठीक है। Now, skeletal tuberculosis. In skeletal tuberculosis, bacteria affect the spinal column. स्पाइनल कॉलम्स की जो रीजन है, ये आप मान लो ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉलम्स की रीजन है, यहाँ पे इफेक्ट होता है। उसको कॉलेज क्या कहते हैं, इसको पॉट डिजीज कहते हैं। इन skeletal tuberculosis, द प्राइमरी सिम्टम इज वन ऑफ द पेन अलोंग द स्पाइन। स्पाइन की जो रीजन है, जो आपका बैक का रीजन है, स्पाइन का रीजन, वहाँ पे क्या आएगा, क्या होगा, आपको बहुत सीवियर जो है वो क्या होगी, पेन होगी। ठीक है। एज द इन्फेक्शन अफेक्ट स्पाइनल कॉलम, जैसे जैसे स्पाइनल कॉलम को इन्फेक्शन अफेक्ट करेगा, द नियर बाई मसल्स, जो मसल्स हैं नियर बाई मसल्स जो हैं, जो भी मसल्स हैं, बीइंग टू गेट इरिटेटेड, वो भी इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड कैन गेट इनटू अ स्पाज्म। और इस इन्फेक्शन के कारण स्पाइनल पे तो अफेक्ट हो ही रहा है, उसके कारण उस पर तो पेन हो ही रहा है, एज जो वहाँ के बगल में जितने भी मसल्स हैं, उसके रिलेटेबल जो मसल्स हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, और उनके अंदर भी क्या हो रहा है, स्पाज्म की कंडीशन डेवलप हो रही है ड्यू टू इरिटेशन, एंड दिस कैन लीड टू अ ग्रेट डील ऑफ बैक स्टिफनेस, और पूरे बैक की आपकी स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाएगी इस केस में। इफ द ट्यूबरक्लोसिस इज अनट्रीटेड, इट कैन वर्सन द हेल्थ ऑफ स्पाइन। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ते जाए, और हम सोचेंगे कि ये दर्द है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके का हमें ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हुआ है, and begin to affect the spinal cord itself, and in a rare disease it can lead to paralysis। सिंपल सी बात है कि जब स्पाइनल पार्ट आपका अफेक्ट हो रहा है, तो अफेक्ट इस टाइम स्पाइनल पार्ट के कारण आपकी बॉडी की हर एक फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है, हर एक फंक्शनिंग, चाहे वो ब्रेन हो, लीवर हो, किडनी हो, हर एक फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है। तो जब इस इन्फेक्शन को अगर हम सही नहीं कर पाएंगे, इस प्रॉब्लम को अगर हम ठीक नहीं कर पाएंगे, इस इरिटेशन, इस पेन के सेंसेशन को नहीं रोक पाएंगे, तो इट माइट लीड टू सीवियर इन्फेक्शन इन दैट रीजन ऑफ स्पाइनल पार्ट, एंड इट लीड टू अ पैरालिसिस कंडीशन एज वेल। नाउ वी जस्ट कम अक्रॉस द ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस भी एक तरीके का मानिए तो आपका ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस है, जो कि आप फंगल के केस में भी पढ़े होंगे, मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे क्या होता है, हियर द पेशेंट एक्सपीरियंस अ वेरिएबल डिग्री ऑफ हेडेक, वेरिएबल डिग्री ऑफ हेडेक एसोसिएट विद एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ। हेडेक डेवलप होगी और प्लस मेंटल हेल्थ भी थोड़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी इस केस में। ना फैमिली मेंबर्स यूजली नोटिस दैट द पेशेंट आर कंफ्यूज, कंफ्यूजन बहुत बड़ा सिम्टम्स है, बिहेविंग इन एन इरेटिक मैनर, इरेटिक मैनर में आप अगर बिहेव कर रहे हैं तो उस चीज़ से आपको पता चलता है कि भाई इस पेशेंट को दिक्कत है, इस बंदे को दिक्कत है, विच इज अनलाइक देन द नॉर्मल बिहेवियर। ये ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस हो गई। ब्लड में क्या कैन ऑल्सो विद द ब्लड लीड टू कंडीशन कॉल्ड टीबी सिस्टाइटिस कहते हैं इसको। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन एसोसिएटेड विद द बर्निंग सेंसेशन, एक पस प्रेजेंट रहेगा विद बर्निंग सेंसेशन के। समटाइम्स ट्यूबरक्लोसिस कैन गो अफेक्ट द किडनी एज वेल, एंड दिस कैन लीड टू अ पेन इन द फ्लैंक्स, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग। अब जब ये क्या हो रहा है कि प्रेजेंस ऑफ पस बनना स्टार्ट हो जा रहा है, उस इन्फ्लामेशन के कारण, उस बैक्टीरिया के इन्फ्लामेशन के कारण, उस एंटीजन के इन्फ्लामेशन के कारण, और एक बर्निंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जा रहा है, तो वो अफेक्ट कर देगा हमारी किडनी को, और उसके कारण हो सकता है कि आपके अंदर एक पेन डेवलप हो जाए, पेन इन द फ्लैंक्स, जो रीजन है पूरा आपका यूरिनेशन का, पूरे रीजन में एक पेन डेवलप हो, फ्रिक्वेंसी जो यूरिनेशन की ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि आपकी जो डेट्रोजल मसल्स है जो यूरिन को रिटेन कर रही है वो प्रॉपर अमाउंट में रिटेन ना कर पाए, so that is the basis blood and kidney point. Now the joint tuberculosis can also affect the joint, leading to a condition called as TB arthritis, where the most common joint affected the hip joint और knee joint, इन दो joints पे ये ज़्यादातर ये काम और अफेक्ट करते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड क्या हो सकता है उससे पेन हो, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, मूवमेंट बहुत कम हो जाए, लो ग्रेड ऑफ फीवर स्टार्ट हो जाए, और इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव क्लिनिकल सस्पिशन। इसके लिए हमें क्लिनिकल सस्पिशन लेना ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज इट्स वेरी मच difficult to bifurcate between the arthritis and joint tuberculosis. Gastrointestinal tuberculosis can affect any part of GIT all the way from the food pipe to the last of the bowel
पार्ट ऑफ द बाउल, जहाँ तक बाउल मूवमेंट हो रहा है वहाँ तक फूड पाइप से लेकर बाउल मूवमेंट है। दिस कैन लीड टू अ नंबर ऑफ सिम्टम्स सच एज द डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डायरिया हो सकता है, पुअर एब्जॉर्प्शन हो सकता है न्यूट्रिएंट का, एब्डोमिनल पेन बहुत तगड़ा हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी सिम्टम्स हो सकती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर टीबी हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे देयर आर 2 एंटिटीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। सिंपल सी चीज़ है। पहला है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्लासेस, और जिसको कि हम कहते हैं MDRT, विच इज़ अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसमें क्या होता है कि जब हम पेशेंट को कोई दवाई देते हैं, नॉर्मल जो दवाई हमको देना रहता है, जैसे कि हम 3 कॉम्बिनेशन या 4 कॉम्बिनेशन चला रहे हैं एस्फेनियाज़िड, रिफाम्पिसिन और पैरासिटामोल का, उस केस में इस पेशेंट में क्या होता है, इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये दवाइयाँ जो है उस पर काम करती नहीं है, काम करना बंद कर देती हैं। So it is not effective in treatment of tuberculosis in the case of MDRT. So यहाँ पे क्या लिखा है, patient are resistant to the commonly given medication to manage the condition. Here, different medicines that are less often used must be prescribed to achieve the complete cure. अब हम बात करते हैं डिफरेंट मेडिकेशंस की, मतलब कि हम हमेशा जाते हैं सेकेंड लाइन ड्रग में हम कोई भी दे सकते हैं, फ्लोरोक्विनोल डेरिवेटिव देते हैं, इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस भी देते हैं, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के प्रिपरेशन हो गए, कैनामाइसिन, अमीकासिन, ये सब सारी, लीवोफ्लॉक्सासिन देते हैं, कैप्टियोफ्लॉक्सासिन देते हैं। तो ये सारी हम जो है तरीके से ड्रग देते हैं। अब आती है इन सम इंडिविजुअल इवन मेडिकेशन दैट आर रेयरली यूज्ड आल्सो डू नॉट वर्क, एंड दिस ट्यूबरक्लोसिस हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस विच इज द XDR-TB। इस केस में हमारे पास अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन की जहाँ तक हम बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ये हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो when we talk about mode of transmission, and in that case we are going to understand the mode of transmission. TB bacteria is spread through the airborne from one person to another. This TB bacteria are put into the air when a person with a TB disease of the lung or throat cough, speak or sings. People nearby may breathe in this bacteria and become infected. एक ये point हो गया। People with TB disease are most likely to spread it to people they spend time with every day. This include the family members, friends और co-workers और स्कूल में, अपने रिलेटिव से भी आपको ये हो सकता है। ठीक है, अब आती है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, और एक पर्सन जो होता है TB से जो इन्फेक्टेड है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में इन्फेक्शन है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इन्फेक्शन है कि नहीं, तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या हैज़ अ सिम्टम दैट में इंक्लूड एक तो बैड कफ दैट लास्ट 3 वीक से ज़्यादा, चेस्ट में पेन हो रहा है, कफिंग हो रही है ब्लड स्पूटम वाली, वीकनेस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, नॉन एपेटाइट हो रहा है, चिल्स हो रहा है, फीवर हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है नाइट में। ये सारी क्या है, एक तरीके के TB वाले जो पेशेंट्स हैं उसको ये सारी सिम्टम्स दिखती हैं। ये जो पेशेंट है उसे कोई भी सिकनेस की कोई फीलिंग नहीं आ रही, इसमें फीलिंग सिक हो रहा है। कैन नॉट स्प्रेड TB बैक्टीरिया टू अदर, ये किसी दूसरे को स्प्रेड नहीं करेगा TB बैक्टीरिया, बस खुद ही कंटेजियस है, लेकिन खुद ही में इन्फेक्शन है, लेकिन वो अपने इम्यून सिस्टम का इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस चीज़ को ये ओवर पावर कर जा रहा है। मे स्प्रेड ट्यूबरक्लोसिस टू अनदर, यूजली हैज अ स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट रिजल्ट इन इंडिकेटिंग अ TB इन्फेक्शन। स्किन टेस्ट या मेंटॉक्स टेस्ट और ब्लड टेस्ट हम करते हैं डेली। यूजली स्किन टेस्ट और ब्लड रिजल्ट इंडिकेटिंग अ TB इन्फेक्शन। हैज अ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे एंड नेगेटिव स्पूटम स्मेयर, यूजली नॉर्मल चेस्ट एक्सरे एंड पॉजिटिव, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे आती है और निगेटिव स्पूटम स्मेयर आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पूटम में नहीं आ रही है कि भाई इसमें भी TB है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया नहीं आ रही है। इसमें क्या है कि एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे आ रही है और पॉजिटिव स्पूटम का कंडीशन आ रहा है। नीड अ ट्रीटमेंट फॉर अ लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस टू प्रिवेंट द TB डिजीज ना बने, इसलिए हमें इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एज ए प्रोफाइलैक्सिस के आमतौर पर बहुत सारी मेडिसिन जो है इस केस में भी हम लोग दे सकते हैं। किस केस में भाई, तो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस की केस में। नीड्स अ ट्रीटमेंट टू ट्रीट अ TB डिजीज। अब TB अगर हो गया है तो भाई प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये सारे आपको लेने पड़ेंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी किस तरीके से होता है, पहला है इनिशियल इन्फेक्शन और प्राइमरी इन्फेक्शन। आपका बॉडी में पहला क्या होगा, इन्फेक्शन होगा कोई चीज़ से, कोई एक एंटीजन जो है आपकी बॉडी में आएगी, वो स्पेसिफिकली हम यहाँ पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं और TB की बात कर रहे हैं तो माइक्रोबैक्टीरियम को आप मानिए इसमें। सो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आई, एंट्री ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम थ्रू अ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू वो अंदर आई,
बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसमिट हुई टू द एल्वेलाई थ्रू द एयरवेज के थ्रू, एयरवेज जो भी हैं आपके ब्रोंकियल्स। तो डिपोजिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ बैक्टीरिया का, बेसिलस आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वाया द ब्लड स्ट्रीम। वाया द ब्लड स्ट्रीम क्या है, ये धीरे धीरे सारी जगह पहुँचना स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी बाय न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। माइकोबैक्टीरियम पल्मोनरी एल्वेलाई तक तो है, इम्यून सिस्टम को भी लॉस करेगी एल्वेलाई मैक्रोफेजेस और डिटेक्ट करेगी प्रेजेंस ऑफ पैथोजन एंड इंगल्फ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंगल्फ करने का चाहेगी। माइक्रोबैक्टीरियम क्या करता है, इनहिबिट करता है द मैक्रोफेजेस व्हिच इज अ फैगोसोम एंड लाइसोसोम टू परफॉर्म अ फैगोलाइसोसोम एंड रिमेन प्रोटेक्टेड इनसाइड द मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस के अंदर में ये प्रोटेक्टेड रहता है, इसको बनने ही नहीं देता है फैगोलाइसोसोम। स्टार्ट रेप्लिकेशन इनसाइड द मैक्रोफेज। रेप्लिकेशन जो है मैक्रोफेज में जो है अपनी रेप्लिकेशन को ये बढ़ाना स्टार्ट कर देता है एक तरीके से, मैक्रोफेज को एक तरीके से अपने ओवर पावर करना स्टार्ट कर देता है। प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं आपके अंदर, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी गेट्स एक्टिवेटेड, इसमें सराउंड द सेल टू फॉर्म ऑफ ग्रैनुलोमा, एक ग्रैनुलोमा बनाना स्टार्ट हो जाता है सेल्स के अराउंड में 3 वीक तक, एंड लीडिंग टू अ नेक्रोसिस टिश्यू एंड इन्फेक्शन साइट इन दैम एंड इन्वॉल्विंग अ लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, एंड देन देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन कॉम्प्लेक्स इज अ लेटेंट टीबी स्टार्ट हो जाती है। डायग्नोस्टिक है मेंटॉक्स टेस्ट, जो कि हम स्किन टेस्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, उसमें हम सारी चीज़ों को देखते हैं एक तरीके से। ये थोड़ा सा अभी स्पेसिफाइड नहीं है क्योंकि पाया गया है कि कुछ टेस्ट कैन बी पॉजिटिव, सम हैज ऑलरेडी वैक्सीनेटेड में भी आया है पॉजिटिव, और कुछ जिसकी पुअर इम्यूनिटी उसके इसमें निगेटिव आ जा रहा है ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स। टेस्ट जो है निगेटिव आ रहा है, ये गलत है। चेस्ट एक्सरे जो है वो सही है, यूजफुल टेस्ट है डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अ लॉट ऑफ चेस्ट एक्सरे कैन बी नॉर्मल इन दोज हू हैव एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ अपर पार्ट ऑफ द लंग, देयर आर डायग्नोस्टिक अप्रोच फॉर द प्रॉब्लम इन दैट केस। ये सारी चीज़ें हैं एक तरीके से। ब्लड टेस्ट हम करते हैं जिसमें कि आज के समय हम एरिथ्रोसाइट्स सेगमेंटेशन रेट वाला करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे न्यू ब्लड टेस्ट विच इज एडेनाइन डीएमिनेज हैव बीन इमर्ज्ड एज अ मोर स्पेसिफिक इन दैट केस। कभी कभी हम लीवर फंक्शनिंग टेस्ट भी करते हैं, कभी कभी हम किडनी फंक्शनिंग टेस्ट भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी कभी कभी देखते हैं कि पेट के अंदर में जीआईटी के रीजन में तो कहीं उस तरीके से टेस्टिंग नहीं आ रही। यूरिया का भी करते हैं, सीटी स्कैन भी हम करते हैं एक तरीके से कि उससे पता चल सके कि वो जो मेनिंजाइटिस वाली जो कंडीशन हो रही है टीबी मेनिंजाइटिस, उस कंडीशन को हम डिटेक्ट करने में इजीली हम कर सकते हैं। ड्रग्स जो है ये सब यूज़ करते हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पैरासिनामाइड, इथैम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ करते हैं। फ्लोरोक्विनोल हम यूज़ कर सकते हैं, ऑफ्लोक्सासिन, डिक्लोक्सासिन, जिसको हम कर सकते हैं OLMC, ऑफ्लोक्सासिन, डिक्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। कैस हम देते हैं इन द सेंस ऑफ इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, कैम्प्रियामाइसिन। अदर ओरल ड्रग में इथ्रोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोजेरिन, पास एंड रिफाबिट्रिन, स्ट्रोफेंडिन। ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग में स्ट्रेप्टोमाइसिन ये ड्रग है जिसको भी हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं। ये सारी ड्रग थेरेपी है जो हम इसमें यूज़ करते हैं इन दैट केस। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू एंड जस्ट